अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की वीडियो लेक्चर सीरीज के आज के लेक्चर में हम बात करने के लिए जा रहे हैं क्लस्टर्ड कंप्यूटिंग के ऊपर। तो आज के लेक्चर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या वजूहात थी, क्या रीजंस थी जिसकी बेस पे हमें कंप्यूटर्स के क्लस्टर्स बनाना पड़े। इसके बाद हम बात करेंगे क्लस्टर्ड कंप्यूटिंग का जो बेसिक आर्किटेक्चर है उस पर बात करेंगे। फिर उसके बाद हम इसकी टाइप्स की बात करेंगे और एंड पे हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या वजूहात थी कि जिसकी बना पे हमें क्लस्टर्ड कंप्यूटर बनाना पड़े और क्लस्टर्ड कंप्यूटर जो है वो हैं क्या। बेसिकली क्लस्टर्ड कंप्यूटर का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एक से ज्यादा कंप्यूटर जो हैं, एक से ज्यादा सर्वर जो हैं हमारे, उन्हें हम आपस में मिला के उनकी इंटरनेटवर्किंग कर देते हैं, उन्हें आपस में डेडिकेटेड पाथ के जरिए से जोड़ देते हैं और वो इस तरह से बिहेव करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल किसी एक यूजर का रिक्वेस्ट आती है वो तमाम के तमाम जो हमारे क्लस्टर कंप्यूटर में जो हमने कंप्यूटर्स को जोड़ा हुआ है, आपस में जो सर्वर्स को जोड़ा हुआ है, वो तमाम के तमाम मिलके उसका रिस्पॉन्स देते हैं। इसे क्या कहा जाता है? इसे क्लस्टर्ड कंप्यूटिंग कहा जाता है। तो बेसिक जो एक इसकी डेफिनेशन है वो यही है कि अ नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आर इंटरकनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म एन इल्यूजन ऑफ अ सिंगल कंप्यूटर। कि वो एक कंप्यूटर जो है वो इस तरह से हमें जाहिर लगता है ऐसे है कि जैसे ये सिंगल कंप्यूटर पड़ा हुआ है जो हमारी रिक्वेस्ट का रिस्पांस दे रहा है, लेकिन वो एक्चुअली एक नहीं होता, वो मल्टीपल कंप्यूटर्स होते हैं जिनमें हो सकता है मल्टीपल प्रोसेसर्स लगे हुए हों। तो अब हम इस बात की तरफ जाते हैं कि क्या जरूरत क्या थी हमें क्लस्टर्ड कंप्यूटर बनाने की। मेरे जहन में उसकी तीन वजूहात हो सकती हैं। फर्स्ट जो उसकी सबसे पहली वजह वो ये है कि देखें, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो तो बड़े कंप्यूटर जो हैं, हैवी कंप्यूटर जिस तरह से सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम या मिनी कंप्यूटर्स हैं, इन्हें परचेज कर सकती हैं आसानी से। उनके पास बजट की कोई कमी नहीं होती, वो बड़े से बड़े कंप्यूटर को भी परचेज कर सकती हैं। लेकिन जो आम ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो न्यू कमर्स हैं जिन्होंने नया नया बिजनेस एस्टेब्लिश किया है, लेकिन उनका काम कुछ ऐसी नेचर का है कि उन्हें बड़े कंप्यूटर का काम चाहिए, उन्हें सुपर कंप्यूटर जितनी प्रोसेसिंग पावर चाहिए, तो उनके लिए एक आसान, एक बड़ा चीप सा, एक सस्ता सा हल ये है कि वो बजाय एक बड़ा कंप्यूटर परचेज करने के वो ज्यादा कंप्यूटर्स को परचेज कर लें। जो आम कंप्यूटर्स होते हैं, जो आम सर्वर कंप्यूटर्स के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं, उन्हें परचेज कर लें, उन्हें आपस में जोड़ लें, इंटरलिंक कर लें, डेडिकेटेड पाथ के जरिए जोड़ लें और उनसे अपनी सारी की सारी वो प्रोसेसिंग करवाएं। तो इस ये एक वजह हो सकती है क्लस्टर बनाने की। इसके बाद दूसरी वजह ये हो सकती है कि भाई फॉर एग्जांपल हमारे पास काम बहुत ज्यादा है। वो दूसरी वजह पहली वजह से ही इंटरलिंक है कि भाई काम बहुत ज्यादा है हमारे पास और हम क्या चाहते हैं? हाई अवेलेबिलिटी चाहते हैं, हम जो लोड बैलेंसिंग चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि भाई हमारा काम जो है वो एक कंप्यूटर क्योंकि नहीं कर रहा, तो हम क्या करते हैं? ज्यादा कंप्यूटर्स को जोड़ के मिला लेते हैं। तो अगर फॉर एग्जाम्पल हमारा काम इस नौयत का है कि भाई हमारे पास बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही हैं एक वक्त में, तो हम उन तमाम की तमाम रिक्वेस्ट को हमारा एक सिंगल कंप्यूटर तो जो है वो रिस्पांस नहीं दे सकता, तो हम ज्यादा कंप्यूटर्स को जोड़ लेते हैं, जो हाई अवेलेबिलिटी जो है हम प्रोवाइड कर देते हैं उन्हें। तमाम की तमाम जो रिक्वेस्ट हमारे पास आती हैं तो वो तमाम की तमाम रिक्वेस्ट को हमारे सारे कंप्यूटर्स मिलकर रिस्पांस दे देते हैं। इसे हाई अवेलेबिलिटी भी कह सकते हैं या फिर लोड बैलेंसिंग भी कह सकते हैं। इस सेंस में है कि जब हमारे पास कोई काम करने के लिए आएगा तो वो तमाम कंप्यूटर्स जो हमने क्लस्टर जिनका बनाया हुआ होगा वो तमाम के तमाम मिलके उसे प्रोसेस कर देंगे, तो इसे लोड बैलेंसिंग कहेंगे। थर्ड जो हमारा जो इसकी वजह हो सकती है, एक रीजन हो सकती है, वो ये है कि फॉर एग्जांपल हमारा काम कुछ क्रिटिकल नेचर का है। इस नेचर का है कि भाई हमें अगर फॉर एग्जांपल एक रिक्वेस्ट आती है तो हमें उसे जरूर फुलफिल करना है। अगर हमने उसे फुलफिल ना किया तो फॉर एग्जांपल उसमें बहुत ज्यादा नुकसान होने का खतरा है। फॉर एग्जांपल जानी नुकसान होने का खतरा है, माली नुकसान होने का खतरा है, हमें फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, हमें जो है वो ह्यूमन लाइफ का जो है वो डेंजर है। तो ऐसी सूरत में हमें उस रिक्वेस्ट को जरूर फुलफिल करना है। लेकिन आपको पता है कि भाई ये जो कंप्यूटर्स हैं, ये मशीन्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हैं, ये इनमें फेलियर आ सकता है। डेफिनेटली हर मशीन के अंदर एक फेलियर हो सकता है, कुछ भी उसमें फॉल्ट आ सकता है। तो ऐसी सूरत में हमें क्या करना है? एक क्लस्टर बना लेना है कंप्यूटर का। तो जब हमारे पास डिफरेंट कंप्यूटर्स का क्लस्टर बन जाएगा, वो तमाम के तमाम जो है वो एक काम को परफॉर्म करने की सलाहियत रखते होंगे, तो फिर अगर फॉर एग्जांपल उनमें से कोई एक कंप्यूटर फेल भी हो जाता है तो हमारे पास, क्योंकि क्लस्टर जो है वो दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को हम क्लस्टर कहते हैं, तो इसलिए हमारा दूसरा कंप्यूटर जो है वो उसे परफॉर्म कर देगा। क्योंकि अगर एक फेल होता है तो दूसरा कर देगा, अगर फॉर एग्जांपल दूसरा फेल होता है तो तीसरा कर देगा। इस तरह से हमारे जो कंप्यूटर्स हैं वो एक काम को जो है वो रियल टाइम इन्वायरमेंट फॉर एग्जांपल हमारे पास हो, जिस तरह से हम एयरक्राफ्ट मैनेजमेंट कहते हैं या मिसाइल डिफेंस वाला जो मैनेजमेंट हमारी होती है, तो ऐसे काम को जहां पे हमारे पास गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होती, वहां पे हमारा
जो है वो फेलियर को ये रिजॉल्व करता है। फेलियर का इशू जो है वो क्लस्टर जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं, यानी कि अगर एक कंप्यूटर खराब होता है तो हमारा दूसरा कंप्यूटर जो है वो उसे परफॉर्म करने की जो है वो भरपूर सलाहियत रखता है। तो चलिए आइए सबसे पहले हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन की तरफ जाते हैं, फिर इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसकी जो फॉर्मल डेफिनेशन है कि क्लस्टर्स आर द सेट ऑफ लूजली और टाइटली कनेक्टेड कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क and makes an illusion of a single computer like virtual machines। virtual machines का कॉन्सेप्ट आपको स्टूडेंट्स पता होगा। virtual machines ये होती हैं कि जिस तरह से फॉर एग्जांपल आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो चला रहे हैं, उस अगर आप डुअल बूट करना चाहते हैं, दो ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना चाहते हैं, आप विंडो चला रहे हैं तो विंडो के साथ आप लाइनक्स भी चलाना चाहते हैं, तो आप विंडो के अंदर वर्चुअल मशीन जो है वो सॉफ्टवेयर हमारे पास अवेलेबल होते हैं, आप वो इंस्टॉल कर लेते हैं और उसके ऊपर फिर लाइनक्स इंस्टॉल कर लेते हैं। उसका कोई भी फ्लेवर जो है लाइनक्स का वो इंस्टॉल कर लिया, वर्जन इंस्टॉल कर लिया। तो वर्चुअल मशीन का कॉन्सेप्ट यही है कि वो आपको एक इल्यूजन होती है, एक धोखे की तरह से होती है, और हमें महज ये एक धोखा लगता है कि हमारे पास क्या है, सिंगल कंप्यूटर है, लेकिन एक्चुअली हमारे पास सिंगल कंप्यूटर नहीं होता, हमारे पास एक से ज्यादा कंप्यूटर जो है वो एक वक्त में काम कर रहे होते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन थी। इसके बाद इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस कर लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय यूजिंग फास्ट एरिया नेटवर्क, यानी कि वो नेटवर्क के जरिए से डेडिकेटेड पाथ के जरिए से उन्हें जोड़ दिया जाता है। ईच नोड रनिंग इट्स ओन इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी हम बात करते हैं इधर आके कि ईच इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हम क्यों जो है वहां पे जो है वो इंस्टॉल करते हैं। क्लस्टर कंप्यूटिंग हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, इसकी ये प्रॉपर्टीज हैं। ऑल कंप्यूटर्स कैन हैव सेम काइंड बट कैन बी डिफरेंट इन सम सिचुएशंस। तो जितने भी कंप्यूटर्स हम आपस में कनेक्ट करेंगे तो ये कोशिश यही हमें करनी है कि भाई तमाम के तमाम जो है वो एक ही तरह के वो कंप्यूटर्स हों, तमाम के तमाम जो हमारे डिवाइसेस हैं वो सेम कैटेगरी की हों, लेकिन अगर डिफरेंट भी हो तो फिर भी काम चल सकता है। टाइटली कनेक्टेड थ्रू आर डेडिकेटेड नेटवर्क कनेक्शन। तो डेडिकेटेड नेटवर्क कनेक्शन यानी कि एक डेडिकेटेड पाथ होता है जिसमें कि बहुत ज्यादा जिसके अंदर जो है वो ट्रैफिक का फ्लो होने की गुंजाइश होती है। तो इस तरह का पाथ हमारे पास होगा। डिफरेंट कंप्यूटर्स को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो इस तरह का पाथ इस्तेमाल करेंगे जिसमें डाटा ट्रैवलिंग की कैपेसिटी जो है वो ज्यादा हो। ऑल कंप्यूटर्स शेयर कॉमन होम रूट डायरेक्टरी, तो एक ही रूट डायरेक्टरी को वो तमाम के तमाम शेयर कर रहे होंगे। जितने भी कंप्यूटर्स होंगे वो डेफिनेटली किसी एक कंप्यूटर को हम क्या बना देंगे, उसकी होम डायरेक्टरी बना देंगे, रूट डायरेक्टरी बना देंगे, फिर तमाम के तमाम जो है उसी रूट डायरेक्टरी के साथ कांटेक्ट करेंगे। इसके बाद ये एक एग्जांपल के लिए मैंने सबसे पहले ये लिखा था कि जिस तरह से ये देखें कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो बिजनेस स्टार्ट करती है, फॉर एग्जांपल इन तमाम को आप छोड़ दें, सिर्फ इसे हम लेते हैं। इसे फॉर एग्जांपल ये डिस्क है, इससे काम हो रहा है, इस डिस्क पे डाटा स्टोर हो रहा है। अगर ये डिस्क जो है ये क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, तो हमारे पास और कोई हल नहीं है कि भाई हम वो डाटा जो लॉस है, जो हमारा लॉस हो चुका है उसे हम बियर करें, हम उसे बर्दाश्त करें कि भाई ठीक है नुकसान जो है हमारा हो गया। लेकिन अगर हम इस नुकसान से बचना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्लस्टर बनाना पड़ेगा। क्लस्टर कैसे बनाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सिचुएशन बन जाती है कि भाई एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये दो कंप्यूटर्स हैं हमारे पास, इनमें ये देखें कि अगर फॉर एग्जांपल ये वाला जो सिस्टम था, ये वाला सिस्टम था, इसका तो हमने टोटल फेलियर कह दिया कि भाई ये तो मुकम्मल नुकसान वाली बात है कि भाई ये तो जब भी वो फेल होगा तो हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसकी तरफ आए, सर्वर एक ही तरफ आए, अगर हमारे पास सिर्फ ये हो, तो यहां पे हमने क्या किया भाई, दो डिस्क लगा दी है। यहां पे एक डिस्क थी, अगर यहां पे एक फेल हो जाती है तो डेफिनेटली दूसरी डिस्क जो है वो काम करने की पोजीशन में होगी। इसे रेड कहा जाता है, रिडंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क या रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। इस टॉपिक पे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी लेक्चर में बात करेंगे। तो इसका मकसद बेसिकली रेड का ये होता है कि हम एक से ज्यादा जो है हार्ड डिस्क जो है वो हम एक लाइन में लगा लेते हैं, उन्हें एक ही सिस्टम में एक से ज्यादा हार्ड डिस्क लगा लेते हैं। ये दो तरह से काम करती हैं। एक तरह से तो ये काम करती हैं कि कुछ डाटा इसमें स्टोर कर दिया, कुछ डाटा इसमें स्टोर कर दिया। लेकिन दूसरा इसका मतलब ये होता है कि जो डाटा इसमें स्टोर किया वो इसमें भी स्टोर किया है। तो ये इसे क्या कहा जाता है, इसे रिडंडेंसी कहा जाता है या डाटा मिररिंग कहा जाता है। तो इस रिडंडेंसी का मकसद ये होगा कि भाई अगर फॉर एग्जांपल ये खराब हो जाती है, ये नहीं चलती, तो ये वाली जो है इस पोजीशन में होगी कि इसमें से हम डाटा रिट्रीव कर सकते हैं। इसके बाद फॉर एग्जांपल दो लाइन्स लगा दी हैं उसमें, अगर एक लाइन जो है वो फेल हो जाती है दूसरी से काम चल जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पावर सप्लाई दो है, अगर एक पावर सप्लाई फेल हो जाती है तो हम दूसरी से काम चला लेंगे। तो ये दोनों जो है, ये वाला जो सर्वर है हमारा ये काम दे सकता है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम कि हमारे पास हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम फेल हो जाता है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर वही मसला जो है वो दोबारा आ गया, यही प्रॉब्लम हमारे पास दोबारा आ गई है कि भाई अगर ऑपरेटिंग सिस्टम खराब हो जाता है तो ये तमाम चीजें लगाने का तो कोई फायदा नहीं है, हमारा तो सिस्टम डाउन हो जाएगा, हमारा काम रुक जाएगा। तो इसका जो हल है वो ये सर्वर बी भी साथ लगाएं। ये हमने अब क्लस्टर बना दिया ये दो सिस्टम के साथ।
ये जब दो सिस्टम लगाए हैं तो ये क्या बन गया, क्लस्टर बन गया। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें भी डिस्क दो एक से ज्यादा है, इसमें भी डिस्क एक से ज्यादा है। फॉर एग्जांपल ये वाली फेल हो जाती है तो ये वाली काम करेगी, लेकिन यहाँ पे दूसरा जो हल हमारा था कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम ही फेल हो जाता तो क्या, अगर इस ये वाला सर्वर ही फेल हो जाता है, कंप्लीट सर्वर डाउन हो जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम खत्म हो जाता है, तो हमारा ये वाला सर्वर जो है ये काम करने की पोजीशन में जो है वो आ, तो जो फेलियर वाला जो एक काम था वो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी कि अगर फॉर एग्जांपल हमारा फेलियर हो जाता है यहाँ पे कि भाई एक कंप्यूटर ही सारे का सारा फेल हो जाता है, उसके अंदर जो ज्यादा डिस्क लगी हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही खत्म हो गया तो ये दूसरा सर्वर जो है ये भी उस करने की पोजीशन में होगा। और इससे क्या, जिस तरह से ये यूजर नीचे बनाए हुए हैं ये सेम आईपी एड्रेस को लेके ये जो काम करते हैं, इसी तरह से ये जो दो सर्वर होंगे तो दोनों सर्वर्स को आईपी एड्रेस दिया जाएगा और आईपी एड्रेस जो है वो स्विच से होता हुआ हमारे यूजर्स जो है वो हमें जो रिक्वेस्ट करेंगे हम उन्हें उससे रिस्पॉन्स देंगे। इसके बाद जो है ये हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर ये सर्वर ए है, सर्वर बी है हमारे क्लस्टर के अंदर, तो ये दो तरह की हम इनकी कर सकते हैं जो है कॉन्फ़िगरेशन इसकी कर सकते हैं क्लस्टरिंग के अंदर। एक को मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है, एक को ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन ये है कि ये देखें ये वाला सर्वर ए है, ये वाला सर्वर बी है, डेफिनेटली दोनों सर्वर्स को हमें आईपी एड्रेस तो देना है। अब आईपी एड्रेस फॉर एग्जांपल ये वाला सर्वर एक वक्त में काम कर रहा है, ये क्या फारिग बैठा हुआ है, तो वो आईपी एड्रेस किसे असाइन हो जाएगा, इसे असाइन हो जाएगा। अगर ये फेल हो जाता है तो फिर डेफिनेटली वो वाला आईपी एड्रेस किसे असाइन होना है, कब सर्वर बी को असाइन होना है। लेकिन सर्वर बी को कैसे असाइन होना है, मसला ये है। तो ये दो जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन बताया, एक मैनुअल और दूसरी ऑटोमेटिक। मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन में क्या करेंगे हम कि भाई इस वाला आईपी एड्रेस इसे असाइन कर देंगे, इसकी लैन की जो लैन की प्रॉपर्टीज में जाएंगे वहां पे जाके हम आईपी वो वाला जो भी यहाँ पे दिया हुआ आईपी एड्रेस ये हम असाइन कर देंगे इस कंप्यूटर को। इसे मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। इसमें जो डाउन टाइम है वो बहुत कम होता है, यानी कि जो उतना टाइम जितना हमें उसे कॉन्फ़िगर करने के लिए लगेगा उसे क्या कहा जाता है, उसे हम मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन डाउन टाइम कहते हैं। और दूसरा हमारे पास हल क्या है, ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर है, फॉर एग्जांपल जिस तरह से हमारा सॉफ्टवेयर है IBM AIX क्लस्टर है, सन क्लस्टर है, वेरिटेस जो है क्लस्टर है, इसके बाद रेड हैट लाइनक्स नेटिव क्लस्टर है, इसके बाद HP सर्विस गार्ड क्लस्टर है। तो डिफरेंट ये हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं, ये इस्तेमाल किए जा सकते हैं ऑटोमेटिक क्लस्टरिंग के लिए। ऑटोमेटिक क्लस्टरिंग बेसिकली होती क्या है, क्या करेगी ये सॉफ्टवेयर, क्या काम करेंगे, ये जो वाला आईपी एड्रेस इसे असाइन किया हुआ है इस कंप्यूटर को, वो वाला आईपी एड्रेस किसे असाइन कर देंगे, इस वाले कंप्यूटर को खुद ब खुद ही कर देंगे। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन वाला जो है डाउन टाइम हमारे पास वो मिनिमम टाइम जो भी होता है वो भी नहीं होगा जो हम मैनुअल जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें हम करते हैं। तो ये वाली दो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है, एक मैनुअल है दूसरी ऑटोमेटिक है। अब स्टूडेंट्स हम टाइप्स ऑफ क्लस्टर्स की बात करते हैं और देखते हैं कि क्लस्टरिंग की कितनी टाइप्स हमारे पास है। हमारे पास बेसिकली दो क्लस्टरिंग की टाइप्स हैं, एक को एसिमेट्रिक क्लस्टरिंग कहा जाता है और दूसरे को सिमेट्रिक क्लस्टरिंग कहा जाता है। एसिमेट्रिक क्लस्टरिंग एंड सिमेट्रिक क्लस्टरिंग। एसिमेट्रिक क्लस्टरिंग क्या कहती है, इन दिस टाइप of clustering a server is in the standby mode and it only starts execution if the active server is in the cluster fails। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास दो कंप्यूटर्स हैं हमारे क्लस्टर के अंदर, तो एक जो हमारे पास सर्वर होगा वो कंटिन्यूसली एग्जीक्यूशन कर रहा होगा, जबकि दूसरा जो सर्वर होगा वो स्टैंड बाई मोड में होगा। इसे हॉट स्टैंड बाई हम कह सकते हैं कि वो हर वक्त इस पोजीशन में होगा कि जैसे ही पहला फेल हो मैं उसी वक्त दूसरे की एग्जीक्यूशन स्टार्ट करूं। तो ये इस किस्म की क्लस्टरिंग होगी कि जिसमें अगर दो से सर्वर है हमारे पास तो एक सर्वर मुसलसल काम करता रहेगा और दूसरा मुसलसल स्टैंड बाई मोड में रहेगा, यानी कि वो रिसोर्सेज बेसिकली हम जाया कर रहे होंगे। और दूसरे में हमारे पास सिमेट्रिक क्लस्टरिंग है। सिमेट्रिक क्लस्टरिंग ये कहती है ऑल सिस्टम इन दी क्लस्टर रन एप्लीकेशन एंड मॉनिटर ईच अदर। इसमें तमाम के तमाम जो हमारे पास कंप्यूटर होंगे वो एट अ टाइम सारे के सारे एग्जीक्यूशन कर रहे होंगे, कोई भी स्टैंड मोड में नहीं होगा। ये बेसिकली एक बेहतर सिनेरियो है क्लस्टरिंग का जिसे हम सिमेट्रिक क्लस्टरिंग कहते हैं। इसमें वो है जो स्टैंड बाई मोड में होगा हमारे पास सर्वर, वो दूसरे सर्वर की मॉनिटरिंग कर रहा होगा कि जैसे ही वो फेल हो मैं एग्जीक्यूशन स्टार्ट करूं। लेकिन इसमें इस तरह से नहीं होगा, इसमें तमाम के तमाम सर्वर्स जो है वो काम कर रहे होंगे, फिर भी वो एक दूसरे को साथ साथ मॉनिटर भी कर रहे होंगे। इसके बाद क्लस्टरिंग एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं। ये हमने पहले भी देख लिया क्लस्टरिंग एट्रीब्यूट्स क्या है, जिसमें लोड बैलेंसिंग है या हाई अवेलेबिलिटी जिसे HA कहा जाता है ये है, और दूसरा फेल ओवर क्लस्टरिंग हम कहते हैं। ये लोड बैलेंसिंग का मतलब ये है कि जितने भी सर्वर हमारे पास मौजूद हैं वो आपस में कनेक्टेड है और वो जो भी टास्क उन्हें परफॉर्म करने के लिए दिया जाता है वो तमाम के तमाम मिलके उस टास्क को परफॉर्म करते हैं। जबकि फेल ओवर क्लस्टरिंग का मकसद ये होता है कि बेसिकली जिस तरह से ये स्टैंड बाई मोड वाली बात की है कि जैसे ही अगर एक सर्वर फेल होगा तो दूसरा सर्वर जो है उसकी जगह ले लेगा, काम को जो है वो डिले नहीं करेगा। इसके बाद हम बात करते हैं इसके आर्किटेक्चर के ऊपर। आर्किटेक्चर जो है इसमें इसके डिफरेंट आर्किटेक्चर हो सकते हैं स्टूडेंट्स।
लेकिन हम एक जनरल सा आर्किटेक्चर की बात करते हैं कि जिसमें हमारे पास ये देखें, जिसमें हमारे पास पैरेलल एंड सिक्वेंशियल एग्जीक्यूटिंग एप्लीकेशन, जैसे सीरियली एग्जीक्यूटिंग एप्लीकेशन भी कहा जाता है, ये हमारे पास आ रही हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई, ये एक सर्वर जिसे हम बतौर मास्टर के इस्तेमाल करते हैं। ये वाला जो सर्वर होता है ये होम डायरेक्टरी भी प्रोवाइड करता है, रूट डायरेक्टरी भी प्रोवाइड करता है। ये क्लस्टर का मिडलवेयर इसे बेसिकली कहा जाता है, और ये कम्युनिकेशन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर उसे भी ये मैनेज कर रहा होता है, ये वाला सर्वर। इसके बाद ये तमाम के तमाम स्लेव्स हैं हमारे पास। ये सिस्टम 1 2 3 और 4 ये जो सिस्टम है हमारे पास, ये स्लेव सिस्टम है। ये इसके साथ मिलके जो है वो एग्जीक्यूशन कर रहे होंगे, और ये तमाम के तमाम किस तरह से ये देखें लिंक है एक दूसरे के साथ। इंटरकनेक्शन जो नेटवर्क है इसका, कम्युनिकेशन या स्विच इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इसके साथ वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होंगे, और इन्हें डिफरेंट आईपीज जो है वो असाइन किए हुए होंगे। इसके बाद हम इसके आते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की तरफ। ये देखें एडवांटेजेस में इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, जिसकी हमने सबसे पहले बात की थी कि अगर हम एक मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को खरीदने के लिए जाए तो उसकी प्राइस बहुत ज्यादा होगी, जिसके मुकाबले में हम अगर क्लस्टरिंग बना लेते हैं, छोटे कंप्यूटर्स को मिला के जो है वो काम को परफॉर्म करते हैं, तो उसकी कॉस्ट जो है वो बहुत कम होगी उसके मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर के मुकाबले में। इसके बाद प्रोसेसिंग स्पीड है, जिस तरह से हमने लोड बैलेंसिंग की बात की है। जब लोड बैलेंसिंग होगी, अगर ये काम को कोई एक कंप्यूटर परफॉर्म करेगा तो वो बहुत ज्यादा टाइम लेगा, लेकिन अगर उसे एक से ज्यादा कंप्यूटर्स मिलकर परफॉर्म करेंगे तो फिर डेफिनेटली प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो इंक्रीज करेगी। रिसोर्स जो है अवेलेबिलिटी जो है, डेफिनेटली हमारे पास जितने भी कंप्यूटर्स एक वक्त में मौजूद होंगे वो तमाम के तमाम इस पोजीशन में होंगे कि वो किसी भी टास्क को परफॉर्म कर सकें। इसके बाद स्केलेबिलिटी है। स्केलेबिलिटी ये कहती है कि भाई अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 3 4 कंप्यूटर्स क्लस्टरिंग में मौजूद हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम मजीद भी उसमें जो है वो कंप्यूटर्स जो है वो ऐड कर सकते हैं, और ये हमें तमाम के तमाम पैरेलल प्रोसेसिंग जो है वो प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद फॉल्ट टॉलरेंस है। जाहिर सी बात है, अगर फॉर एग्जांपल कोई फेल हो जाता है कंप्यूटर, तो फिर दूसरा जो कंप्यूटर होगा वो डेफिनेटली उससे रिप्लेस कर देगा, उसकी जगह ले लेगा, उसकी प्रोसेसिंग को स्टार्ट कर देगा। डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। स्टैंड बाय रिसोर्सेज, क्योंकि जिस तरह से हमने एसिमेट्रिक कंप्यूटिंग क्लस्टरिंग के अंदर देखा है कि भाई वहां पे एक सर्वर जो है वो मुसलसल वो वेस्ट हो रहा है, वो स्टैंड बाय मोड में है, वो कोई काम नहीं कर रहा, तो इससे वो ये स्टैंड बाय रिसोर्सेज जो हैं ये बेसिकली हम अपना लॉस कर रहे होते हैं उन्हें जो है वो फ्री करके। इसके बाद कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेफिनेटली इसे इंप्लीमेंट करना जो है वो हमारे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, और बहुत ही ज्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, ये सोफिस्टिकेटेड नेटवर्क एक किस्म का ये बन जाएगा, और इसे मैनेज करना डेफिनेटली एक टाइम कंज्यूमिंग काम है। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, डेफिनेटली जहां पे एक कंप्यूटर चल रहा है वहां पे हमारे पास कुछ 10 कंप्यूटर या 5 कंप्यूटर या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसे चलाना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी हो सकती है। तो उम्मीद करता हूं कि क्लस्टरिंग जो कंसेप्ट है इसका समझने में आपको मदद मिली होगी, और आपने इसे बड़ी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।